मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है क्योंकि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अफोर्ड कर सकता है। वो किसी कस्टमर को ज्यादा प्राइस चार्ज कर ले, किसी से कम चार्ज कर ले, तो वो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि वो एक ही बंदा है जो बेच रहा है और उसका सप्लाई कर्व नहीं है। उसकी मर्जी है, किसी को वो 100 रुपए की कोई चीज दे, किसी को ना दे, किसी को सारी दे दे, 1000 रुपए में वो कह ये ले जाएं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? इट इज प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली based on some characteristic such as race or gender or region और वॉल्यूम। सिंपल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना। आपको पता है, आपका जो क्लोज फ्रेंड होगा, आपसे अगर वो बाइक मांगेगा तो आप उसको दे देंगे। जो दूर वाला है, जिसने एक दफा आपको सलाम दिया है, वो बाइक मांगेगा, आप नहीं देंगे। तो मांगा तो उसने भी बाइक है, दूसरे ने भी बाइक है, एक को आपने दे दिया, एक को नहीं दिया, तो आप भी मोनोपोलिस्ट हैं। इस वक्त आपको दो बंदों ने टच किया है, तो एक को आपने दे दिया, दूसरे को आपने नहीं दिया, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये एक बिजनेस प्रैक्टिस है ऑफ सेलिंग सेम गुड एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। तो सबसे बड़ा जो करैक्टर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, वो है विलिंगनेस टू पे। यानी आप देखते हैं ये बंदा इतने देने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा, ये रोड के ऊपर जो फ्रूट बेच रहे होते हैं, तो अगर कोई पैदल वाला से पूछेगा हाँ जी सेब किस तरह है, वो कहेगा 100 रुपए किलो। अगर बाइक वाला है तो उससे वो 120 मांग लेगा, उसको पता है शायद ये 120 दे दे। फिर एक कल्टस पे या मैरान पे कोई बंदा आता है तो वो उसको 150 भी मांगेगा, तो उसको पता है ये इसने दे देने हैं। इसके बाद एक लैंड क्रूजर पे अगर कस्टमर आता है तो वो उसको 200 भी कहेगा, उसने दे देने और इसने ले लेने हैं। तो ये आप देख रहे सेम प्रोडक्ट की प्राइस वो वेरी कर रहा है, और वो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है विलिंगनेस टू पे। तो जब एक फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही होती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। उसको चीज 80 में पड़ रही है तो वो 100 की भी बेचे, उसको प्रॉफिट है। 150 की बेचेगा तो और ज्यादा प्रॉफिट है, 200 की बेचेगा और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। प्योर कंपटीशन में ऐसे नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो अगर 1 रुपया भी कोई ज्यादा चार्ज कर रहा होगा मार्केट प्राइस से, तो उसके चांसेस हैं ही में लूज हिज कस्टमर। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट बायर से आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं। और जो जो प्राइस डिफरेंस है, मैंने आपको अभी भी हमने बात की कि आप उसी एप्पल के 1 किलो का 100 रुपया भी ले रहे हैं और गाड़ी वाले से आप 200 मांग रहे हैं, तो क्या उसमें कास्ट का कोई डिफरेंस आया है? नहीं आया। तो देर इज नो कास्ट डिफरेंस। तो वही 1 किलो सेब का है जो उसको 80 में पड़ा है, तो किसी से वो 100 मांग रहा है, किसी से 150 मांग रहा है, किसी से 200 मांग रहा है, तो वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब है कुछ और करेक्टर्स को वो फोकस कर रहा है, तो उसमें कास्ट का कोई रोल नहीं है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सक्सेस के लिए 3 करेक्टर्स का होना जरूरी है। तो एक तो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए यू मस्ट हैव मोनोपोली पावर। दूसरा है मार्केट सेग्रीगेशन। मार्केट सेग्रीगेशन का मतलब है कि आप जैसे आप हमने अभी देखा कि वो पैदल वाले से और ले रहा है, साइकिल वाले से और ले रहा है, बाइक वाले से और प्राइस चार्ज कर रहा है, मेरान वाले से और प्राइस चार्ज कर रहा है, और लैंड क्रूजर वाले से और कर रहा है। तो ये है मार्केट सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन इनकम। ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर मिल्क शेक वाला है वो 50 का देता है, लेकिन अगर यही मिल्क शेक वाला डिफेंस में हो, गुलबर्ग में हो, तो शायद वो उसी मिल्क शेक का वो 100 रुपया भी चार्ज कर लेगा। या पीपल्स कॉलोनी में या डी ग्राउंड के साथ, वहां पे आप ये हेयर कट देखें, एक आम गली वाला 30-40 में हेयर कट कर देता है, बाजार के अंदर पीपल्स कॉलोनी में। तो मार्केट सेग्रीगेशन वो करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पैसे देने वाले लोग हैं तो इधर इस तरह की प्राइस हमने चार्ज करनी है, यहाँ पे इस तरह की, यहाँ पे इस तरह की। आप डिगलसपुरा में चले जाएं, आपको पैंट 200-400-500 की मिल जाएगी, लेकिन आप उसी तरह की पैंट आप जाके पीपल्स कॉलोनी में, डी ग्राउंड में, वहां पे जाके देखें तो आपको वो महंगी मिलेगी। तो ये मार्केट सेग्रीगेशन है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है कि देयर इज नो रीसेल। अगर तो रीसेल होगी तो आप मोनोपोली पावर खत्म हो जाएगी। ये है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस सिंगल प्राइस मोनोपोली। तो आप अभी देखेंगे, हम इसमें एग्जामिन करेंगे
कि सिंगल प्राइस मोनोपोली का ज्यादा फायदा है या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फायदा है। तो यहाँ पे देखें, ये है सिंगल प्राइस मोनोपोली, ये पीएम, इस पे क्यूएम बेची जा रही है। तो जो सिंगल प्राइस मोनोपोली है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये प्योर कंपटीशन होता तो यहाँ पे इसने आके इक्विलिब्रियम में आना था। ये है प्योर कंपटीशन वाली। इसमें आप देख रहे हैं जो कस्टमर्स हैं उनको कम प्राइस पे ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन मोनोपोली के अंदर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट यहाँ पे बराबर हुए, तो इसको हमने ऊपर लेके जाना है, तो प्राइस ये बनेगी, ये मोनोपोली प्राइस है और क्वांटिटी ये है। तो मोनोपोली के अंदर क्या हुआ है, जो कंज्यूमर्स हैं उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तो क्वांटिटी जो अवेलेबल है मार्केट में सेलिंग के लिए वो कम हुई है और प्राइस ज्यादा हो गई है। तो लेकिन ये जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये वाला। अब ये है सिंगल प्राइस मोनोपोली। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि जो बंदा जितने देने के लिए तैयार है उससे उतने की चीज दे दें। मसलन आप देखें इस प्राइस पे, तो सिंगल प्राइस मोनोपोली में क्या होता है, जो मोनोपोलिस्ट है वो सबसे एक ही प्राइस चार्ज करता है, पीएम। जो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें हर बंदे को उसकी विलिंगनेस टू पे के मुताबिक वो चार्ज करता है। तो आपको मैंने अभी पहले बता दिया कि ये कंज्यूमर सरप्लस है इन द केस ऑफ सिंगल प्राइस मोनोपोली। और ये सारा क्या होगा, मोनोपोली प्रॉफिट होगा। अगर एवरेज टोटल कास्ट यहाँ पे हो तो ये मोनोपोली प्रॉफिट है। तो ये आप देख रहे हैं ये वाला एरिया। तो डेड वेट लॉस तो आप देख रहे हैं ये वाला, ये ना प्रोड्यूसर को मिल रहा है ना कंज्यूमर को मिल रहा है, इसके अंदर डेड वेट लॉस है। तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, इसमें जो प्रोड्यूसर है वो कंपेटिटिव क्वांटिटी के बराबर की अमाउंट प्रोड्यूस करता है। उसकी मार्जिनल कास्ट अगर ये, तो वो इतनी प्राइस इतनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस कर ली, ये वाली। लेकिन प्राइस कितनी चार्ज करेगा, जितनी उस बंदे की विलिंगनेस टू पे है। इस प्राइस पे कोई बंदा लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर प्राइस थोड़ी सी कम होती है, मसलन इसको आप नीचे लेके आए, ये प्राइस है आप फर्ज करें 500, इस पे आप देख रहे हैं कुछ बंदे तैयार हैं लेने के लिए। आपको याद होगा हमने कहा था कि वो इलास्टिक रीजन में करता है सेट। तो लेकिन अब आप देखें जो जो सरप्लस है वो किसको मिला है, सारे का सारा जो बेनिफिट है वो प्रोड्यूसर को, मोनोपोलिस्ट को मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी हर बंदे को उसका मुंह देख के वो चपेड़ लगा रहा है, जितने वो देने के लिए तैयार है उसको कहता है ठीक। लेकिन अब अगर कोई और बंदा आता है, एक तो उसके पास 33 किलो थे वो बिक गए, अगर फर्ज करें और हूं भी तो 100 से कम पे वो नहीं बेचेगा। तो जितना कंज्यूमर सरप्लस है वो भी प्रोड्यूसर के पास चला जाता है और उसका प्रॉफिट है, ये सारा उसका प्रॉफिट है, क्योंकि उसकी कास्ट इससे नीचे है, ये वाली उसकी कास्ट है, ये वाली। तो ये सारी कास्ट उसको कवर हो रही है और ये जो ऊपर वाला है ये उसका प्रॉफिट है। उसका टोटल रेवेन्यू कितना है, उसका टोटल रेवेन्यू ये है, ये उसका टोटल रेवेन्यू। उसमें से ये कास्ट है, ये वाली जो है ये कास्ट है, ये निकल जाएगी तो ये प्रॉफिट बच जाएगा। तो सार इसमें कंज्यूमर सरप्लस है ही नहीं। यानी जो बंदा 500 देने के लिए तैयार था उसको उसने 500 का दे दिया। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड व्हाट ही वांटेड टू पे। वो 500 देना चाहता था, उसने 500 उससे ले लिए। जो 400 देना चाहता था उसने उससे 400 ले लिए। जो 300 देना चाहता था उसने उससे 300 ले लिए। उसको कोई सरप्लस नहीं मिला। आपकी जेब में वो 200 रुपए, आप जा रहे हो सेब लेने और आपका हो कि 200 का किलो मिल जाएगा, लेकिन आप उधर जाते हैं, बड़ा अच्छा सेब है, वो कहता है 100 रुपए, आप तो बहुत खुश होंगे। तो ये जो ऊपर वाला 100 है ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन इसमें आप देखें देर इज नो डेड वेट लॉस। ठीक है, कंज्यूमर को फायदा नहीं हुआ लेकिन प्रोड्यूसर को हो गया है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रियल वर्ल्ड के अंदर होती है। आप देखते हैं ये मैच हो रहा हो तो उसमें भी टिकट की मुख्तलिफ स्लैब्स होती हैं। ये ट्रेन का सफर आप करें, आप एयर ट्रेवलिंग करें, वहां पे भी जो टिकट की प्राइसेस हैं, प्लेन तो हुई है और
उसी प्लेन ने यहाँ से अमेरिका जाना है और उसमें जितने लोग हैं उन्होंने उसी प्लेन पे जाना है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा पे कर रहे होते हैं, कुछ लोग कम पे कर रहे होते हैं। तो जो इकानमी, जिनको इकानमी सूट करती है वो इकानमी वाली प्राइस देते हैं, जिनको बिजनेस बिजनेस क्लास वो उसमें चले जाते हैं। तो रियल वर्ल्ड में परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती, लेकिन इम्परफेक्ट होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हर कस्टमर है वो कितना देने के लिए तैयार है। तो आप उस किसी कस्टमर कंज्यूमर के अंदर से तो नहीं देख सकते कि वो कितना देने के लिए तैयार है, इसलिए ये मुश्किल है। बायर दे डोंट अनाउंस टू द सेलर्स, वो ये नहीं बताते कि मैं इतना देने के लिए तैयार हूं, आप बताएं। अब आप कहते हैं यार इस पेंट के तो मैंने 5,000 देने हैं, और हालांकि जो सेलर है उसके जेन में है 2,000। तो अब आप बताएं वो 2,000 की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, वो कहेगा हाँ जी 5,000 चले ठीक है तो थी तो 6,000 की, चले आप 5,000 कहते हैं तो ले जाएं। तो फिर क्या होता है, जो फर्म्स हैं, फर्म्स डिवाइड कस्टमर्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स। और वो ट्रेड्स क्या हैं? ट्रेड्स रिलेटेड टू विलिंगनेस टू पे, मसलन एज है या उनका जहरी बनावट है, तो उसकी बेस पे या रीजन की बेस पे, इलाके टेरिटरी की बेस पे वो कस्टमर्स को डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं मार्केट सेग्रीगेशन। ये मूवी टिकट्स, आपको पता है एक ही मूवी चल रही है वही है, तो उसकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो जो ज्यादा देने के लिए तैयार है उनसे वो ज्यादा वाली प्राइस चार्ज करते हैं, यानी वो फ्रंट रोज या बॉक्सेस या गैलरी। इसी तरह से फ्राइडे नाइट को जब वीकेंड होता है तो उस वक्त वो प्राइस बढ़ा भी देते हैं, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। देयर आर डिस्काउंट फॉर सीनियर स्टूडेंट्स एंड पीपल हु कैन अटेंड ड्यूरिंग वीकली आफ्टरनून या वीकडेज आफ्टरनून। तो एयरलाइन प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं, वो भी वेरी कर रही होती हैं। कूपन होते हैं, डिस्काउंट कूपन, तो जो डिस्काउंट कूपन लेना चाहता है वो ले लेता है और उसको इस्तेमाल कर लेता है। नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड, तो लो इनकम फैमिलीज हैव लोअर विलिंगनेस टू पे फॉर देयर चिल्ड्रंस कॉलेज एजुकेशन, तो उनको उनके लिए जो प्राइसेस हैं वो स्कूल वो कम कर देता है या उनको एड दे देता है। इसी तरह से हमारे यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट्स भी होते हैं। आप ये थोक और परचून का आपने सुना होगा, आप अगर ज्यादा लेंगे तो प्राइस कम लगाएंगे, कम लेंगे परचून में लेंगे तो ज्यादा प्राइस लगा लेते हैं। ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये वापडा को आप देखते हैं, आप कम कंज्यूम करते हैं तो आपसे कम प्राइस है, आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो प्राइस ज्यादा करते जाते हैं। ये भी प्राइस, हालांकि यूनिट बिजली का सेम है। इसी तरह से सुई गैस भी आप देखते हैं, वो भी इसी तरह से करते हैं। इसी तरह से ये बिजली वाले मार्केट सेग्रीगेशन उन्होंने कैसे की हुई आप देखें, डोमेस्टिक के लिए और रेट है और कमर्शियल के लिए और रेट है, इंडस्ट्री के लिए और रेट है, एग्रीकल्चर के लिए और रेट है। अब मोनोपोली को रेगुलेट भी किया जाता है। अगर मोनोपोली को ऐसे ही छोड़ दें शुतर बेमहार, तो इसमें लोगों का नुकसान ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो मोनोपोलीज को रेगुलेट कर रही होती हैं। तो ऐसी मोनोपोली जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस रेगुलेशन, तो ये वापडा आप देख लें, वापडा अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बढ़ा सकता, वो गवर्नमेंट को नेपरा को भेजता है, फिर नेपरा डिसाइड करती है कि बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। इसी तरह से आप देखते हैं ये पेट्रोल पीएसओ और वो हमारे यहाँ चूंकि पेट्रोल की सप्लाईज थोड़ी हैं, तो जो ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज हैं वो तो ऑयल तो इंपोर्ट कर लेती हैं, लेकिन प्राइसिंग कौन करता है? वो ओगरा करते हैं, वो प्रपोजल देते हैं कि जी इसकी प्राइस इतनी करें। तो अब उसकी रेगुलेटर की मर्जी है कि बढ़ानी है या कम करनी है या क्या नहीं करना। तो जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो प्राइस रेगुलेशन के थ्रू रेगुलेट करती है। नेचुरल मोनोपोलीज ये वो होती हैं जो और एक्सपैंड करें तो उनकी जो पर यूनिट कास्ट है वो कम हो रही होती है, उनकी पर यूनिट कास्ट तो कम हो रही होती है, लेकिन वो प्राइस कम नहीं करते। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि वो उनको कहें कि आप प्लीज प्राइस, जहां पे थोड़ा बहुत कंपटीशन आ जाता है तो वहां पे डीरेगुलेट भी करती है, यानी वो कहते हैं ठीक है अब आप करें। क्योंकि जब थोड़ा सा नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी तो कंपटीशन आ जाएगा, फिर गवर्नमेंट विड्रॉ कर जाएगी। क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी फोर्स है जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है और लोगों को उसका फायदा है। तो ये है मोनोपोली की रेगुलेशन कि कौन रेगुलेशन का मैकेनिज्म कौन सा होना चाहिए। आप देख रहे हैं
ये डिमांड कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू हमने तो मोनोपोली प्राइसिंग का कहाँ पे होनी है, ये मार्जिनल कास्ट है। तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर होंगे ये देख रहे हैं आप, तो इतनी क्वांटिटी है मोनोपोली के अंदर और ये प्राइस चार्ज करेगी मोनोपोली, ये वाली। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि मोनोपोली प्राइसिंग हो तो एक तो अमाउंट ऑफ आउटपुट अवेलेबल इन द मार्केट वो थोड़ी है और प्राइस बहुत ज्यादा है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो इसको रेगुलेट करती है, वो कहती है कि आप प्लीज प्राइस कम करें और अमाउंट ऑफ आउटपुट बढ़ाएं। तो दो फिर ऑप्शन हैं रेगुलेशन के लिए, एक है फेयर रिटर्न प्राइस और दूसरा है सोशली ऑप्टिमल प्राइस। यानी सोसाइटी जितने की उसको वैल्यू दे रही है उस पे खर्चा भी उतना ही आ रहा है। यानी अगर एक चीज 40 की बन रही है तो वो बिकनी भी 40 की चाहिए। 40 की बनने का मतलब ये है कि सोसाइटी के 40 रुपए के रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो सोसाइटी उसके लिए 40 रुपए देने के लिए तैयार है। अब जैसे मैंने कहा मिल्क शेक 50 का है, वो बेचने वाला कहे मैंने 150 का बेचना है, तो सोसाइटी नहीं पे करेगी, वो कहेगी यार बना तो ये 50 का है, आपको पड़ता 50 का है, तो आप क्यों 150 का बेच रहे हैं, हमने नहीं ले। तो आप देखें ये है सोशली ऑप्टिमल प्राइस। तो सोशली ऑप्टिमल प्राइस पे आप देखें ये नुकसान में है, जो मोनोपोलिस्ट है वो नुकसान में है। आप अगर एवरेज टोटल कास्ट आप देख सकते हैं ये ऊपर है तो प्राइस नीचे है, तो सोशली ऑप्टिमल सोसाइटी के लिए तो अच्छी है, लेकिन जो मोनोपोलिस्ट है उसको इसमें नुकसान हो रहा है। तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट के पास, उसको हम बोलते हैं फेयर रिटर्न प्राइस, कि जहां पे जो डिमांड कर्व है, जहां पे एवरेज टोटल कास्ट को कट कर रहा हो, अभी भी आप देख रहे हैं जो एवरेज टोटल कास्ट है वो अभी भी डिक्लाइन कर रहा है। ये नेचुरल मोनोपोली का ये एक करैक्टर है। तो फेयर रिटर्न प्राइस पे आप देखें यहाँ पे उसको जो एक यूनिट है वो इतने का पड़ रहा है, या ये वाली, और बिक भी इतने का ही रहा है। गवर्नमेंट कहती है आप इतनी प्राइस चार्ज कर लें, ये वाली। तो यहां पे उसको कुछ ना कुछ फायदा है। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, ज्यादातर वो फेयर रिटर्न प्राइस, कि इसमें उसकी जो इसको नॉर्मल प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट अभी भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसके जितने भी खर्चे हैं वेरिएबल और फिक्स्ड वो सारे कवर हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, रेगुलेट करते करते क्या होता है, देर आर प्रॉब्लम्स, इसको हम बोलते हैं डायलेमा ऑफ रेगुलेशन, कि आप रेगुलेट तो करते हैं लेकिन दरमियान में कुछ मसले आ जाते हैं। आपने देखा सोशली ऑप्टिमल प्राइस है जहां पे मार्जिनल कास्ट प्राइस के बराबर है, एंड फेयर रिटर्न प्राइस प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कास्ट, इट सजेस्ट ए पॉलिसी डायलेमा। तो इसको हम बोलते हैं डायलेमा ऑफ रेगुलेशन। एक तरफ आप अगर सोशली ऑप्टिमल प्राइस करते हैं तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसको नुकसान होता है। आप रेगुलेट करते करते आपने उसको नुकसान कर दिया, सोसाइटी को फायदा देते देते जो प्रोड्यूसर है उसको नुकसान कर दिया। यहाँ पे देखें सोसाइटी इसको फेवर करती है, इस प्राइस को। जो मोनोपोलिस्ट है वो कहता है मुझे तो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कहती है चले हम आपको सब्सिडी देते हैं, हम आपके लिए जो बिजली है वो सस्ती कर देते हैं, हम आपके लिए जो गैस है वो सस्ती कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये डायलेमा ऑफ रेगुलेशन है कि एक तरफ तो आपने सोसाइटी को फायदा देने के लिए आपने कहा प्राइस कम करो, जिससे मोनोपोलिस्ट को नुकसान हुआ, तो फिर गवर्नमेंट कहती है हम अब आपको सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी देने के लिए जो पैसे हैं तो टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट लोगों के ऊपर, और टैक्स का बर्डन किस पे जाना है, वो सोसाइटी पे जाना है। तो ये है रेगुलेशन का डायलेमा। तो ये देखें जब आप सोशली ऑप्टिमल प्राइस सेट करते हैं तो रेगुलेटेड मोनोपोली इज लाइकली टू सफर लॉसेस, टू सर्वाइव इट विल बी सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक मनी। तो जो पब्लिक मनी है वो सोसाइटी से ही इकट्ठी हुई है, तो उधर से वो उनको फिर सब्सिडी दे देती है। हाँ लेकिन जैसे हमने कहा फेयर रिटर्न प्राइस अलाउज द मोनोपोलिस्ट टू कवर कास्ट। जो अगर आप फेयर रिटर्न प्राइस पे अगर सेट करते हैं तो इसमें जो मोनोपोलिस्ट की कास्ट्स हैं वो कवर हो जाती हैं। तो इससे ये होता है कि जो अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मसला है वो पार्शली रिजॉल्व होता है। तो अंडर एलोकेशन कहाँ पे खत्म होनी है, वो होनी है सोशली ऑप्टिमल प्राइस पे।
अगर तो मोनोपोली वाला वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, यानी रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन करेगा, और भी रिसोर्सेज इसकी प्रोडक्शन में लग सकते थे जो कि वो उसने नहीं लगाए। और अगर आप सोशली ऑप्टिमल प्राइस देते हैं तो रिसोर्सेज की एलोकेशन यहाँ पे आ जाती है, कंप्लीटली ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप करते हैं तो उसको नुकसान होता है, नुकसान को फुलफिल करने के लिए आप उसको फिर सब्सिडी देते हैं, उसके लिए फिर आप लोगों को टैक्स करते हैं, टैक्स लगाते हैं जिन्होंने सस्ती चीजें ली हैं सब्सिडी मोनोपोलिस्ट से। तो फिर आप अगर फेयर रिटर्न प्राइस पे जाएंगे तो जो उसमें उसके लॉसेस तो कवर हो जाएंगे, कास्ट कवर हो जाएगी, लेकिन जो अंडर एलोकेशन का मसला है वो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं होगा।